पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के सिलसिले में बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी हवाले से मामलात ठीक नहीं हैं, और आप टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होंगे और जो अखबारों में आर्टिकल्स हैं वहाँ भी बड़े पैमाने पे हमें एक झलक नज़र आती है जो इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो ज़्यादा डीपन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 की सिचुएशन जो है उसमें आपको हर रोज़ केसेस की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है और बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद बढ़ रही है और आस्ता आस्ता अनफॉर्चुनेटली अमवात भी बढ़ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सारी सिचुएशन का मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल के साथ गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं और अमलन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस आस्ता आस्ता ज़्यादा सीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इंक्रोच कर रहे हैं। क्या ये सूरत हाल ठीक है या नहीं है, इसको पहले देखने की ज़रूरत है। और इस हवाले से हमारे पास टेलीफोन लाइन पे प्रोमिनेंट एनालिस्ट शवाब ओस्तो साहब मौजूद हैं। शवाब साहब से समझेंगे कि ये जो सारा शोर शराबा है, ये सारे प्रोग्राम्स और ये लोगों की बातें हैं, इनमें वज़न कितना है। शवाब साहब आप बताइएगा कि ये जो सारा सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या हम रिकग्नाइज़ करें कि पाकिस्तान में कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा डीपन हो रही है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल इश्यूज़ भी ज़्यादा डीपन हो रहे हैं? शुक्रिया मंजूर साहब। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ऐसा प्रॉब्लम पैदा हुआ है जिसका शायद पहले कोई मिसाल इंसान की तारीख में शायद ना मिला हो, क्योंकि एट अ टाइम पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन का शिकार है और एट अ टाइम पूरी दुनिया में लोग बेतहाशा जाँ बहक हो रहे हैं और उसके बावजूद हुकूमतें जो हैं, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो या बहुत ही पसमानदा मुल्क हो, वहाँ पे एक ही जो है मजबूरी नज़र आती है कि लोगों की ज़िंदगी बच नहीं पा रही। हुकूमत ने कोशिश कर रही है अपने तौर पे, यकीनन फ़र्क ज़रूर है। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फिर भी काफ़ी हद तक उनके वसाइल बेहतर हैं, तो वो कुछ ना कुछ मज़ीद लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका और इटली और स्पेन और यूके, इस तरह के फ्रांस, इस तरह जैसे ऐसे मुल्क जो आमतौर पे लीडिंग कंट्रीज माने जाते हैं। अब आप अगर इस सारे इस मंजर में पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखेंगे तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल साफ नजर आएंगी। कुछ तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पॉलिटिकल मेजॉरिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टेबल और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह कमिटेड है लोगों के साथ। मसलन स्कैंडिनेविया अगर आप देखें, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो मुल्क हैं, इवन जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे आपको कोई सवाए कोरोना के पैंडेमिक से निपटने के उनको और कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ फोकस्ड है कि पैंडेमिक से लोगों को बचाएं। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि इन मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो अमवात बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि उन मुल्कों में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, इदारे बहुत मजबूत है, लोगों का हुकूमत पे ट्रस्ट है और किसी किस्म की कोई बददियानती नहीं है। इसलिए आप देखें कि इन मुल्कों में फौरी तौर पे अगर लॉकडाउन करना था तो उन्होंने लॉकडाउन किया, लेकिन स्वीडन में तो लॉकडाउन भी नहीं हुआ। स्वीडन दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो SOP गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से
जो वहां पे कोड मुतारिफ हुआ है वो लोग वॉलंटरीली हुकूमत के उस कोड के को एहतरामन वो खुद ही उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। अब दूसरी तरफ ऐसे मुल्क हैं जहां पे पॉलिटिकल या तो इदारे बहुत कमजोर है, जमहूरी इदारे कमजोर है, रियासत और शहरियों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। शहरी जो है उन्होंने रियासत से बहुत कम बेनिफिट्स या बहुत कम जो है वेलफेयर उनको मिल पाई है, जैसे हमारा मुल्क है। यहाँ पे हमेशा जो आम गरीब आदमी है, जो आम मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास का जो एक फर्द है, वो बेचारा आज तक इंतजार कर रहा है कि रियासत, स्टेट उसकी ओनरशिप ले, उसके बुनियादी मसाइल पे तवज्जो दे, खासतौर पे हेल्थ और एजुकेशन वगैरह के मसाइल जो हैं, जो बेसिकली सोशल सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, कम से कम वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल हो गए, लेकिन आज तक आप देखें कि गरीब आदमी जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और बद से बदतर होता जा रहा है। अब फिर दूसरा एक क्लास है जहाँ पे वसाइल मौजूद हैं, इदारे मजबूत हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन्स इतनी डीप हैं, आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली सोसाइटी इतनी बट गई है कि वहाँ पे बावजूद वसाइल के भी वहाँ पे और इदारों के मजबूत होने के भी सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, लीडरशिप की वजह से जो है वहाँ पे लोग बुरी तरह शिकार हो रहे हैं और एक हारमोनियस इफेक्टिव पॉलिसी कोविड-19 के हवाले से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, बन नहीं पा रही। ओके। जिसमें आपको अमेरिका का मिसाल अमेरिका मिलेगा, सही है, ठीक है ना जी बिल्कुल। और इस तरह आप यूरोप में भी देखें, फ्रांस के अंदर आप देखें, वहाँ पे भी काफी डिवीजन है। इटली का जो प्राइम मिनिस्टर था वो तो पहले मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये भी कोई थ्रेट है, 1 महीना उसने गुजार दिया। आप इसी तरीके से ब्राजील का बोल्सोनारो जो है उसको भी अगर आप देखें वो भी इसी सोच का मालिक है। सिमिलरली ट्रंप है। बोरिस जॉनसन भी शुरू में बिल्कुल उसका भी यही ख्याल था कि नहीं कोई मसला नहीं, जब वो उसकी खुद जान खतरे में पड़ी फिर वो संभला। तो अब ये इस तरह की इस वक्त दुनिया है जिसमें कहीं पे लीडरशिप की वजह से लोग मर रहे हैं, कहीं पे वसाइल न होने की वजह से और इदारों के कमजोर होने की वजह से। पर शाह साहब जो लास्ट कैटेगरी आपने बताई, बहुत सारे लोग हमारे पास कहते हैं कि बावजूद इसके कि जिस कैटेगरी का को इंडिकेट आपने किया, अमेरिका और यूरोप के कुछ मुल्क, पाकिस्तान की लीडरशिप को भी जो है वो उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है। इज इट जस्टिफाइड? देखिए, यहाँ तो मसाइल सिर्फ लीडरशिप का बुरान नहीं है। मैंने दरअसल 3 कैटेगरीज की बात की थी। हाँ। एक तो वो थे जहाँ पे सब कुछ ठीक है। हाँ। दूसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे इदारे हैं, वसाइल हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो फेल है। हाँ। या लीडरशिप फटी हुई है। हाँ। और तीसरी कैटेगरी वो है जहाँ मसाइल भी नहीं है और वहाँ लीडरशिप का भी बुरान है। Okay. पाकिस्तान इस तीसरी कैटेगरी में आता है। Okay. पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें, शर्म आती है कि पूरा मुल्क जो है एक अफरा तफरी का शिकार है। डॉक्टर्स बेचारे जो है वो पीपीई ना होने की वजह से बेचारे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। गरीब आदमी जो है उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो रही। छोटे छोटे शहरों में तो बेतहाशा जो है वो इंसिडेंट्स है कोरोना वायरस का, लेकिन पता ही नहीं है। और जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो वहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिलते। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि एक तरफ तो आपकी हेल्थ सर्विसेज ना होने के बराबर है, दूसरी तरफ आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सिर्फ अपने जाती और अपने जमाती इंटरेस्ट को बचाने के लिए सियासत कर रही है और अजीब अजीब किस्म के शोशे छोड़ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, एंटी करप्शन लॉज को ठीक करने की बात हो रही है और मजीद अकाउंटेबिलिटी के नाम पे पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उन पे जो है वो जो है मजीद अकाउंटेबिलिटी लॉज जो है वो इम्पोज किए जा रहे हैं। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। अब देखें,
सब कुछ करने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि आप अपनी पॉलिटिकल जो अपना जो फेल्योर है, आपकी जो अपनी, ये समझ लीजिए कि जो इनएफिशिएंसी है, उसको छुपाने के लिए आपको स्कैपगोट्स ढूंढ रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि जी हमारे पास तो आईनी हक ही नहीं है कि हम पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना सके। बिल्कुल गलत। अगर आप आइन पढ़ेंगे तो आइन में बिल्कुल खासतौर पे जो आइन का जो पार्ट 5 है और पार्ट 6 है, उसमें इस तरह के सारे मसाइल का न सिर्फ हल दिया गया है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेजिस्लेटिवली और फाइनेंशियली सूबे और वर्कर्स आपस में किस तरह कोऑर्डिनेशन करेंगे, किस तरह उनमें कोऑपरेशन होगी, किस तरह वो इस हद तक कि एक सूबा या सारे सूबे मुल्क के फेडरेशन को कह सकते हैं कि वो पूरे मुल्क के लिए एक ही कानून बनाए। सही, इसका भी प्रोविजन मौजूद है। एग्जैक्टली, सही बात। हाँ। और फेडरेशन भी कह सकती है किसी सूबे को कि जो काम फेडरेशन का है वो सूबा करे हमारे लिए। तो हर चीज मौजूद है आइन में। एक मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ही बैलेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, लेकिन चूंकि नियत ये है कि अब इस कोरोना के बहरान में फंसे हुए लोगों को गुमराह करके ये एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि जी ये तो सारा मसला हुआ ही 18th अमेंडमेंट की वजह से है। अच्छा। हालांकि इसका 18th अमेंडमेंट से तो कोई वास्ता नहीं, बल्कि 18th अमेंडमेंट तो आपको मजीद इम्पावर करती है। आप मजीद जो है वो इदारों के बीच में टकराव को कम करती है, खत्म करती है। तो अब आपको जब बजाय ये कि वो इदारा इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाएं, वो इस चक्कर में पड़ गए हैं कि जी इसका फायदा उठाओ और सूबों से जो उनके जो हुकूक हैं वो भी उनसे छीनो। बजाय ये कि सूबों के जरिए लोगों को हुकूक दो, लोगों को तो हुकूक आप नहीं दो, बल्कि जो सूबों को हुकूक है वो भी उनसे छीनो। तो बात यह है कि ये 60 साल तक मुल्क जो है वो सदारती निजाम के तहत, फौजी निजाम के तहत और नीम सदारती और नीम पार्लियामेंटी निजाम के तजर्बों से गुजरता रहा। 2010 तक आपने यहाँ पे कौन सा बड़ा इंकलाब बर्पा किया था, कौन सी यहाँ पे वेलफेयर स्टेट कायम हो गई थी, जो 18th अमेंडमेंट आने के बाद वो खत्म हो गई। बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ही तो ये हुकूमतें चल पड़ी हैं, हुकूमतों का एक सिस्टमिक कंटिन्यूएशन हुआ है। और बावजूद इतने बड़े ह्यूज क्राइसिस हुए हैं, पनामा का क्राइसिस हुआ, इसके अलावा पहले पीपल्स पार्टी के जमाने में मुस्तकिल क्राइसिस छोटे मोटे चलते रहे, और धरना 120 दिन का इमरान खान साहब ने लगा दिया, लॉकडाउन हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सिस्टम चलता रहा। उसकी वजह ये थी कि प्रोविंसेस को अपनी एक डोमेन थी जिसमें वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को कोई मौका नहीं मिल रहा था कोई कि वो प्रोविंसेस पे जो है चढ़ाई करे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, याद है आपने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नवाज शरीफ की हुकूमत पे एक हमला किया था, गवर्नेंस रूल लगाया था पंजाब में, जो पूरी तरह फेल हुआ। सही बात है। तो अब जब आपने सिस्टम ठीक किया है तो सिस्टम को आप खुदा के वास्ते लोगों के लिए, क्योंकि जो भी अल्टीमेट जो पॉलिटिकल सोवरेन है वो आम आदमी है, वो खल्के खुदा है। एग्जैक्टली। पर शौब साहब, क्या मतलब ये जो सारी सिचुएशन है, लास्ट टाइम भी हमने गुफ्तगू की थी, उस वक्त भी जो इंडिकेटर्स थे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी मेरे ख़्याल में कि एक महीने के आसपास की पेरीफेरी में हमने बात की थी, और उस वक्त भी इंडिकेटर्स क्लियर थे कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है वो डीपिन होता जा रहा है। और उसमें हमने रिसेंटली भी देखा कि जो कैबिनेट का रीशफल हुआ उसमें बाजवा साहब की जो अपॉइंटमेंट है उस पर भी इन दिनों बड़ी बातचीत हुई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारी सूरत-हाल है कोविड-19 के हवाले से, उसमें परफॉर्मेंस है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म कर नहीं सकी है। इसका मकसद है कि जितना ये क्राइसिस कोविड-19 के हवाले से ज़्यादा डीपिन होगा तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी उतना डीपिन होना है ना। इसका मकसद है कि अल्टीमेटली हम ऐसी स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पे शायद ये कंक्लूजन निकाला जाएगा या लोग कहने लगेंगे कि यार ये चीज़ चल नहीं रही, फिर क्या होगा? देखिए जी, ये इस वक्त जो ये एक बहरानी कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे कोरोना
वायरस के विक्टिम्स का नंबर बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर जब आपके बिल्कुल नाकस न होने के बराबर हेल्थ सिस्टम पे पड़ेगा और हेल्थ सिस्टम जो है आपका कोप नहीं कर सकेगा, वो इस इतने बड़े प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कोलैप्स करेगा। फिर शुरू होगी एक्चुअल हमारा जो क्राइसिस कोरोना का शुरू होगा, वो उस वक्त शुरू होगा। लेकिन शॉप साहब 2 दिनों में 2 डॉक्टर्स की जानें इसलिए गई हैं कि जी राइट, इसका मकसद है कि वो स्टेज इस वक्त शुरू हो चुका है। दीज टू आर दी बिगेस्ट एग्जांपल्स। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज शुरू हो रही है और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा और खुदा ना खास्ता अगर इसका रिएक्शन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हुआ तो उसका नतीजा फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये पॉलिटिकल सिस्टम, अभी तो सिर्फ हेल्थ सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, फिर ये सारा प्रेशर पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम पे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग में बैठी हुई थी, फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पहले ही उनके पास थी, रीजनल पॉलिसी पहले ही उनके पास थी, इवन किसी हद तक बिजनेसमैन के साथ भी जो है वो ज्यादातर इंटरेक्शन हो रहा था। अब खुद जो नैरेटिव बनाने वाली जो मिनिस्ट्री है, यानी जो आखिरी एक सिविलियन जो एक मैं समझता हूँ कि फेस था, उधर भी आपने देखा कि अब जनरल साहब आ गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक एक प्रोसेस है क्योंकि पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक और भी चल रहा है, पावर ग्रैब करने का पेंडेमिक। बहुत से मुल्कों में जो है वो इस कोरोना के जो है बहाने गवर्नमेंट्स जो है वो पावर एरोगेट करती जा रही है और अपने आप को मजबूत करती जा रही है। अब उसकी एक वजह यह है कि हमारे जैसे मुल्कों में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा रहती है, डिसिप्लिन का इसलिए मसला है कि हमारे अवाम को हुकूमत पे एतबार नहीं है। दिन में 10 दफा वो झूठ सुनते हैं अपने मिनिस्टरों के मुंह से और उनकी कोई बात सही साबित नहीं होती। वो कहते हैं 10 लाख फैमिलियों को हमने राशन दे दिया और 10 लोगों का भी पता नहीं होता कि वो राशन कहाँ गया। इसी तरीके से जी हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद है और शाम को पता चलता है कि जी डॉक्टर्स मर रहे हैं बेचारे। तो जब इस तरह के आप देखें कॉन्ट्रडिक्शंस और लोगों में और हुकूमत के बीच एक बहुत बड़ा जो है गैप आ जाए, डाउट्स क्रिएट हो जाए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजीद खराब होती है। अब फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या सिविलियन सेटअप उसको हैंडल कर सकेगा। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, बात करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बात करने सही है। लेकिन सिचुएशन बहुत क्लियर है जिस तरह आप बता रहे हैं और कंटिन्यूसली उसमें एक सिवियरिटी आ रही है। एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा कि हम लोग क्या इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये एंड गेम का बिगनिंग है, इस तरह कह सकते हैं जिस तरह की सूरत-हाल है। देखिए जी, बात एंड या बिगनिंग की नहीं है, बात यह है कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। इस वक्त खुदा न खास्ता अगर हालात ठीक नहीं होते, अगर इनको अकल नहीं आती, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस एक पेज पे नहीं आते, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अगर ये जर्मनी और स्कैंडिनेविया के मॉडल को फॉलो नहीं करते और बैठ के ये सब एक ही कमरे में बैठते हैं दरवाजा बंद करके, और जब बाहर निकले तो उनके पास एक ही प्लानिंग होनी चाहिए, एक ही पॉलिसी होनी चाहिए और सबका एक ही कमिटमेंट होना चाहिए कि लोगों की जान बचानी है। मैं समझता हूँ अगर ये इन्होंने किया, जिसका मुझको इस वक्त तक तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये इन्होंने किया तो शायद हम 50 से 60% लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाए। क्योंकि ये सारा का सारा मसला जो है, ये देखिए 2 तरह की इमरजेंसीज हैं, एक तो कोरोना की इमरजेंसी है, दूसरी कम्युनिकेशन की इमरजेंसी है। ओके, आपको दोनों चीजें जो है वो आपको ठीक करनी है। लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन
100% ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। आज लोगों को कहें कि ये सुबह है तो लोग बोले हाँ ये सुबह है, आप कहें रात है तो लोग बोले हाँ ये रात है। क्योंकि ये लेवल जब तक नहीं आएगी तो लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, आपकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, और फिर आपको पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही और सही जब आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा फोर्स सिविलियन सेटअप में मौजूद नहीं है। आप लोगों पे टैंक्स तो नहीं चलाएंगे, हाँ। आप लोगों पे जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स तो नहीं भेजेंगे। सही बात है। लोग जब अंदर अपने घरों में होंगे और उनको दिन रात सिर्फ जो है वो इस तरह की न्यूज मिलेगी जिससे मजीद परेशानी, मजीद मायूसी और इनके आपस के झगड़े और इनके आपस की करप्शन की बातें, ये जब लोग सुनेंगे तो लोगों में यकीनन जिनके घरों से लाशें उठेंगी वो लोग नॉर्मल नहीं होंगे। उनका जो इमोशनल जो रिएक्टिव मोड होगा वो बहुत हाइटेंड होगा। एग्जैक्टली। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उससे जब तो आखिरी ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल सेटअप तक नहीं रहेगा। एग्जैक्टली ये मामला बहुत आगे जा बहुत सकता है। बहुत आगे जा सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा। जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि जी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, अब ज़ाहिर है कि जब इंफॉर्मेशन के हवाले से हमें चेंज नज़र आया आज फेडरल कैबिनेट के हवाले से, तो ज़ाहिर है कि आपको नैरेटिव बनाना है, एक राय आमा बनाना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो आवाम तक पहुंचानी है, उसका टूल जो है वो उसमें भी ज़ाहिर एक हिस्सेदारी हमें नज़र आई। तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी जो वक्त की है वो डिलीवर नहीं करेगी, तो आस्ता आस्ता जो है वो एक ग्राउंड जो है वो इंक्रोच होना शुरू हो जाता है और वो कंसीड कर रही होती है अपना सिविलियन ग्राउंड। इस वक्त जो सूरत हाल है, अमली तौर पे तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत के पास गवर्नेंस का एक बड़ा हिस्सा, जो मैं अभी बता रहा था, आपकी बात ही रिपीट कर रहा था, वो तो वैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो अब क्या आगे जो भी डिसीजन होगा, अच्छा या बुरा, तो पीटीआई की गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। लेकिन जी पीटीआई गवर्नमेंट तो एक तरह से कोरोना की वजह से बच गई है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ। ओके। पीटीआई की हुकूमत तो शायद अभी तक कुछ और ही होता अगर कोरोना का सिलसिला ये अचानक ना आ जाता, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट तो बहुत ह्यूज क्राइसिस का शिकार है। उनके पास सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। वो सिर्फ और सिर्फ वो पुराना जो एक घिसा पिटा जो निज़ाम है जिसमें IMF से कर्जे लेना और लोगों को जो है वो इम्यूनिटी स्कीम अनाउंस करते रहना, जो आंखें दिखाए उसको अपने साथ बिठाने की कोशिश करना, और बड़े बड़े जो ये माफियाज हैं उनको किसी तरीके से खुश रखना, ये वही होता था जो पहले हो रहा है जी। अब मसला ये है कि जब आप इस तरह की हुकूमत चलाएंगे और फिर आप कहेंगे जी हम तो चेंज मेकर हैं, तो लोगों में मायूसी पैदा होगी, और खासतौर पे वो भी जो इनके बैक करने वाले थे वो भी यकीनन मायूस हुए होंगे, क्योंकि इनके पास ना कोई टीम है, टीम भी उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, क्योंकि इनके पास कोई अपना बंदा ही नहीं है। ठीक है। तो अब इस सारी सूरत हाल में पीटीआई के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका भी है कि पीटीआई अपने पॉलिसीज पे सबसे पहले तो मुल्क को चेंज करने से पहले अपनी पॉलिसी चेंज करे। पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए इमरान खान साहब के सोच में और उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप बहुत बड़ा टास्क बता रहे हैं, आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल। स्टेट्समैनशिप दिखाई और उन्होंने कहा जी मैं लीड लूंगा और मैं जिम्मेदार हूँ और मैं सबको साथ लेके चलूंगा। हर प्रोविंस के ये कैपिटल में जाएं, उधर चीफ मिनिस्टर को बोले कि मैं आपके साथ हूँ, आप करें, आप और हम मिलके लड़ेंगे। सबसे बड़ा जो उस वक्त हमारे लिए चैलेंज है लोगों की जान बचाना है। जो करना है हमको हम मिलके करेंगे। बाकी जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, मैं तो कहता हूँ इवन अकाउंटेबिलिटी सो कॉल जो चल रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं रही। कितने लोगों को कन्विक्शन हुई है? सही बात। सिर्फ इमरान खान को, नवाज शरीफ को हुई है, उसकी बेटी को हुई है, उसकी वजह भी आपको पता है, और किस तरह हुई है, उस पर कमीशनें बनी है और 3 साल इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता रहा है, तब जाके उसको आपने
सजा दी है, वो भी सजा मुअत्तल हो चुकी है। लेकिन ये है कि उसके अलावा बताया ना कितनी कन्विक्शंस हुई है। सही बात। तो अकाउंटेबिलिटी तो जो हो रही है वो हमने देख लिया। तो अमली तौर पे जो सारा ये जो शोर शराबा है अकाउंटेबिलिटी से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक और एनएफसी के हवाले से जो बातें हो रही है, ये सारा साइड में रख के असल वो काम करना पड़ेगा जो हमने न्यूजीलैंड और जर्मनी और दूसरे मुल्कों की बात की। मंजूर साहब, तरीका तो यही। हाँ, करना नहीं पड़ेगा, ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन आईनी जिम्मेदारी तो शहाब साहब पूरी नहीं हो सकी ना। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, रियासत वजूद में ही इसलिए आती है कि वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। रियासत की बका का जो बुनियाद है वो लाइफ, लिम्ब एंड प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अगर आपने लोगों की जान नहीं बचाई, उनकी इज्जत आबरू, उनकी जान माल, उनका खानदान, तो मुझको बताएं फिर आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टेट जो है, ये स्टेट वाकई एक वायबल स्टेट है। That's very important. हुकूमत तो आनी जानी चीज है। स्टेट रहती है, स्टेट कब रहती है? जब स्टेट अपना जो बुनियादी उसका जो काम है, जो फर्ज को पूरा करे, वो है इंसानों की, अपने शहरियों की जान बचाना। सही बात। न सिर्फ जान बल्कि उनका जान माल, उनकी इज्जत वकार, ये सब बचाना जो है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सही बात। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट को एहसान नहीं करेगी, ये वो काम करेगी जिसके लिए उसको इलेक्ट किया गया है। सही बात। तो पीटीआई गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, जितने भी ये रूलर्स बैठे हुए हैं, जितनी भी रूलिंग एलीट बैठी हुई है, ये सारे के सारे ओथ लेके खड़े हुए हैं कि हम अपने लोगों की हिफाजत करेंगे, हम इस मुल्क की बका के लिए और लोगों की बका के लिए जो है वो सर्विस देते रहेंगे। ये प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये जब आ जाते हैं पावर कॉरिडोर्स में, तो ये मास्टर्स बन जाते हैं। एक्चुअली ये सर्वेंट्स हैं लोगों के। लोगों की वजह से ये इलेक्ट होते हैं और लोग इनको डिसमिस करेंगे। हाँ। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो ये करने जा रहे हैं। सही बात है। मतलब हम लोग इसको इस तरह कंक्लूड करें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जाहिर है कि इट्स वेरी 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 राइट टाइम। ये जुलाई अगस्त तक, वरना हम ऐसे अंधेरे में चले जाएंगे जहाँ पे टनल के दूसरी तरफ मुझको कोई रोशनी नहीं आ रही। अल्लाह खैर करे। उस्ताद साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए और अच्छाई की उम्मीद ज़रूर रखना चाहिए। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं उस्ताद साहब की गुफ्तगू आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।